नमस्कार, मैं बालिश गुप्ता एसडी न्यूज़ से अपने कैमरा पर्सन मनोज चौधरी के साथ इस वक्त हम लोग ऋषिकेश के श्यामपुर क्षेत्र में हैं और श्यामपुर क्षेत्र में जो ऑर्केस्ट्रा के सबसे पुराने एस के भारती जी जिनका सबसे पुराना ऑर्केस्ट्रा रहा एक्सप्लोरर के नाम से, आज उनकी सुपुत्री हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि कुमारी अंजुम भारती जी हैं और कथक की मशहूर नृत्यांगना है और जिन्होंने देश विदेश में ही परफॉर्मेंस किया। आज हमारे एसडी न्यूज़ से जुड़े सौभाग्य प्राप्त हुआ, हमें उनसे कुछ कथक के विषय में ही जानकारी लेंगे। तो अंजुम जी, सबसे पहले तो एसडी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इस वजह से मेरी और आपकी मुलाकात हो रही है। जी, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि आप ऋषिकेश में ही पैदा हुई हैं, तो आपकी जो कथक की तरफ रुचि गई तो वो कैसे हो गई, शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो ऐसे कोई सोचता तो कुछ नहीं है, लेकिन बस कुदरती तौर पे ऐसा होता रहा कि मम्मी कहती हैं कि बचपन से ही मैं घुंघरू बांध के घूमती रहती थी और खेलती रहती थी और फिर ऐसा मतलब इस तरह से सिलसिला रहा कि मेरे गुरु लक्ष्मण प्रसाद जी आ गए। बचपन में उन्होंने 5 साल की आयु में उन्होंने मुझे शिक्षा दी और राजस्थान के थे वो। कहते हैं ना, जब ये डिवाइन प्लानिंग चलती है तो चीज़ें अपने आप जुड़ती रह जाती हैं। और उसके बाद में फिर ऐसे ही उसमें फिर पापा ने और हेल्प करा मुझे, तो पता चला कि भातखंडे में मधुकर आनंद जी भी हैं, बड़े प्यारे गुरु जी, तो उनसे भी भातखंडे देहरादून में, तो ये बहुत पहले की बातें हैं। और फिर उसमें मुझे मधुकर आनंद जी से मेरी मतलब उनको देखने का मौका मिला, इतने मतलब प्रभावशाली एक पर्सनालिटी। फिर उन्होंने अपने प्यार से बोला कि बिटिया यहाँ नहीं, तुम्हारी जगह तो दिल्ली में है, बस इतना जानना था। फिर मैं दिल्ली चली गई और दिल्ली, मम्मी का कहना ये था कि पढ़ाई भी करनी है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने अपना एडमिशन लिया। फिर कहीं पे कुछ आर्ट्स एंड कल्चर का कुछ प्रोग्राम चल रहा था, तो कोई तबला वादक आए और तबला वादक जी ने कहा कि अरे आप यहाँ, मैंने कहा मुझे आगे और शिक्षा लेनी है। कहते हैं फिर तो बस आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। मैंने कहा कौन है? तो पता चला कि उन्होंने मुझे फ़ोटो दिखाई गुरु गीतांजलि लाल जी की, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने अपने गुरु की एकदम पैम्फलेट देखा। वो इतनी जानी मानी हस्ती, तो मैंने कहा इनसे मैं मिल सकती हूँ? कहते हैं आपको मिलाएंगे। तो ये अमजद जी बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं, तो ले गए मुझे और बस मैंने हम दीदी बोलते हैं प्यार से, गुरु माँ का चेहरा देखा, उनकी आभा देख के बस। तो दीदी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहने लगी, तो मैंने कहा गुरु जी आप मुझे थोड़ा सा सिखाएंगी? कहती है थोड़ा नहीं, हम तुम्हें पूरी ज़िंदगी नहीं छोड़ेंगे। और फिर इस तरह से वो संगीत नाटक अकेडमी भारत सरकार की जो एक बहुत एक ही जो काफ़ी इट्स अ वेरी बिग इंस्टीट्यूट, आई मीन इन द होल वर्ल्ड, तो वो वहाँ पे गुरु के पद पे ही रही। और उसके बाद बस इस सिलसिले से गुरु जी से मुलाकात, बस गुरु ही मिला। और आज भी गीतांजलि लाल जी जो हैं काफ़ी बच्चों की बहुत, जैसा कि आपने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा आपकी ऋषिकेश और देहरादून, जी बहुत थोड़े समय तक आप समझ रहे होंगे। जी, कथक की थोड़ी शिक्षा आपने भातखंडे ली, उसके बाद थोड़ी, हाँ, वही मेरा पिछले 15 साल से मतलब जब कॉलेज का टाइम होगा तो मेरे ख्याल से मैं 19 की कुछ, मेरे ख्याल से कुछ 19-20 का सिलसिला होगा ना, शायद मैं कैलकुलेशन नहीं ठीक कर पा रही हूँ। तो उसके बाद लेके आज तो मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ। तो बस कहते हैं कि तब से बस सिलसिला जारी है, अपनी गुरु गीतांजलि लाल जी के चरणों में ही मैं बस जो भी मिल रहा है जैसे भी। शुरुआत देखा जाए तो दिल्ली से करी, दिल्ली में आपके शोज शुरू हुए? एक्चुअली शोज़ तो ऐसा है कि जब गुरु होता है साथ में तो हर चीज़ जुड़ती चली जाती है। और क्योंकि शुरू से एक विद्यार्थी बनने का ज़्यादा शौक़ था और पापा ने भी यही बोला, मेरे पिताजी ने बोला कि हमने जो है ये हर चीज़ कुछ नॉलेज गेन करने के लिए करनी है। तो इस तरह से सिलसिला रहा कि फिर बस जैसे जैसे गुरुजी के साथ में देखते रहे दुनिया, खजुराहो फेस्टिवल्स की दुनिया देखी, फिर चेन्नई के फेस्टिवल्स की दुनिया देखी, गुरु के साथ चले जाते थे, तरह तरह की नृत्य नाटिकाएँ होती थी, सीखते रहते थे और बस यही सब चलता रहा। डांस होते हैं, कुछ फेस मुद्राएं भी होती हैं। नृत्य तो नृत्य है और जाहिर सी बात है कि नृत्य में तो फेस एक्सप्रेशंस होंगे ही होंगे। कहते हैं कि जैसे ही खुश होते हैं तो और उसके साथ में कुछ आपकी मुद्राएं भी होंगी। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया था सिंगापुर का, तो सिंगापुर कैसे जाना हुआ आपका?
सिंगापुर, मैंने आपको बताया कि वहाँ सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी, जिसने मुझे यहाँ से मुझे इनवाइट किया था कि आप इस कथक को आप यहाँ सिखाएं, इसका प्रचार करें यहाँ आके, अपने कल्चर का एज वेल एज़ इंडिया का। तो मेरी गुरु ने अच्छा समझा और अपनी गुरु की पूरी परमिशन और उनका आशीर्वाद लेके फिर मैं सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी गई, जो कि वहाँ की सिंगापुर की मतलब बहुत एक ही इंस्टीट्यूट ऐसी है कि जो बहुत अच्छे से उसमें अपना प्रचार और अपना बहुत अच्छे से इंडियन कल्चर को बढ़ा रही है। तो वहाँ मैंने 7 years आई वर्क देयर एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एक्चुअली, क्योंकि कलाकारों का तो काम ही यही है कि लोगों से प्यार करना और लोगों का प्यार लेना। तो जब मैं वहाँ गई तो सिंगापुर की एक बड़ी खासियत है, कहते हैं कि उसको बोलते हैं कि एक भगवान का ऐसा एक वो गुलदस्ता है जहाँ पे मलेशियंस भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, इंडोनेशियंस भी हैं, फिलिपिनोज़ भी हैं, अमेरिका से भी हैं, वेस्ट से भी हैं, मतलब बहुत सारे चेहरे आपको एक साथ दिख जाएंगे। कमाल है वहाँ का। और हाँ, हिंदुस्तान के भी हैं। तो उस चक्कर में मेरे चाइनीज़ भाई बहन, मतलब अब तो मुझे वहाँ की भाषा भी आ गई है तो अब मैं उनको अपना भाई बहन बोलती हूँ उनकी भाषा में ही। तो मेरे भाई बहन जो हैं, मलेशियन भाई बहन हैं, इंडोनेशियन भाई बहन है, सब ने इतना प्यार लिया। 7 साल और विवियन थी एक, और एक बहुत प्यारे प्यारे बच्चे। बात काट रहा हूँ कि वो लोग भी सीखते हैं कथक? बहुत अट्रैक्टेड है वो इंडियन मतलब उनको कल्चर में इतना प्यार है। मतलब मुझे नहीं लगता है कि नफ़रतों की बातें कहाँ से हो जाती हैं, इंसानों में तो बहुत प्यार है और इतना प्यार है। मैं इसी सिलसिले में, डांस के सिलसिले में चाइना भी गई हूँ 2004 या 5 में। तो मैं गई थी और ग्वांगझो गई थी, पर आप यकीन नहीं मानेंगे उनमें इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं मम्मी को वहाँ से बताती थी फ़ोन पे कि मम्मी कहती थी तुम ठीक हो, मैं कहती थी मम्मा ठीक हूँ, ये तो मेरे दिल की बात भी जान लेते हैं। और सब मेरे चाइनीज़ भाई बहन ही थे। अब स्टिल आई रिमेंबर दोज मोमेंट्स। इट्स आर्ट, यू नो, इट्स सो बिग, यू नो, बिगर देन द मैन। तो इंसान से भी बहुत बड़ी है जी। कहना कि आज कथक की वजह से आप देश विदेश जा रही हैं। जी जी जी। और आपको प्राउड भी फील होता है कि जब वहाँ के लोग आपसे जुड़ते हैं, आपसे जानना चाहते हैं यहाँ के कल्चर के बारे में। हाँ, लेकिन कथक तो एक मेरा माध्यम है। जैसे फूल बेचने वाले का फूल देना एक माध्यम होता है, बट लेकिन प्यार और इज़्ज़त और सामने वाले का बहुत ही एक उसको ये समझना कि वो कितना मेरा अपना है। तो ये फीलिंग जो है, इसके साथ में जुड़ना, और इसी में मैं आगे और भी जो मेरा अभी रिसेंटली मेरा रिसर्च वर्क इसी पे चल रहा है कि किस तरह से ये सारी दूरियां कम हों, नफ़रतें हटें और हम सब जिस तरह से एकत्व के उसमें हम आएँ। तो यही सिलसिला है, बहुत सारे दिलों तक पहुंचना है। यही कथक एक माध्यम रहेगा उसमें। जी जी बिल्कुल। एक लास्ट सवाल मेरा ये है कि जो बच्चे अब कथक सीख रहे हैं और वो आपकी तरह अपना रोल मॉडल मान को आपका अगर बनना चाहते हैं, तो उनको क्या क्या स्टेज से गुजरना पड़ेगा? मुझे लगता है सिर्फ कथक की बात नहीं है, ज़िंदगी में कुछ भी बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या एक अच्छा इंसान ही बनना है, तो सबसे पहले तो ये है कि हमको ये इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि हम एक ह्यूमैनिटी और अच्छी वैल्यूज़ को बहुत, मतलब उसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। क्योंकि कोई भी चीज़ आप जब करते हैं, जैसे मैं डांस करती हूँ, आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझे याद करते हैं। स्टिल दे आर नॉट स्टेइंग देयर इन द सिंगापुर, सम ऑफ देम लाइक दे लेफ्ट सिंगापुर, लाइक दे वेंट टू वियतनाम और द डिफरेंट कंट्रीज, बट स्टिल दे रिमेंबर एंड दे टेल मी, दीदी अभी भी मुझे आपकी वो बात याद आती है कि आप कितना केयर करते थे। तो मुझे यही लगता है कि हर बच्चे को ये सोचना चाहिए कि नेचुरली मेहनत तो करनी है, चाहे आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो भी हैं, वट एवर यू आर डूइंग, यू आर इन एविएशन और यू आर डांसिंग, बट मेन इज़ दिस दैट आप एक अच्छे इंसान बनने की बहुत करीब रहें और उसके एफर्ट्स लगाएंगे तो नेचुरली गुरुओं का आशीर्वाद, बड़ों का प्यार, सब आपको उसमें वो होगा और रास्ते तो बनते ही चले जाएंगे। कभी आपका कंपटीशन भी रहा किसी से? नहीं, सब प्यार कर लेते थे मुझे
और मैं उनको प्यार कर लेती थी। तो जैसे आपका नाम में और भी बहुत लोग होंगे, तो नहीं, कंपटीशन तो रहता ही होगा। नहीं, कोई इस तरह से ऐसे गुरु ने कहा जब कोई अच्छी बात लगती है तो उसको सीख लो और बस सबका आदर करते चलो, सबका दिल छूते चलो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो न्यू कमर हैं, जो आना चाहते हैं कथक में या किसी और फील्ड में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? यही है कि मेहनत तो करनी है, शॉर्टकट्स तो कोई नहीं है। ये मेरे गुरुजी बोलती हैं, गुरु गीतांजलि लाल जी आज भी यही बात बोलती हैं, शॉर्टकट्स नहीं है, मेहनत बहुत है। और ऐसा नहीं हो सकता कि ये, मुझे लगता है ज़िंदगी की किसी भी सच्ची चीज़ को पाने के लिए आप ये सोचें कि उसके आप ऐसे सोचें कि बस गिव एंड टेक पॉलिसी है और कैलकुलेशंस रखें कि मैंने तो इतना कर लिया है, मुझे कुछ मिला नहीं है। मतलब ये तो प्रकृति में आता ही नहीं है ना। तो नेचुरल तरीका तो यही है कि हमने सिर्फ देना है, लव समबडी एट सम सेक्रीफाइस, कि सेक्रीफाइस के साथ ही हमने हमेशा उसको प्यार करना है, देना है। तो पूरी प्रकृति भी ऐसी चल रही है, भगवान जी हमें सब कुछ देते ही जाते हैं। तो हमने अगर इस तरीके से हर स्टूडेंट करेगा, अपने गुरु को पूरा अपना समर्पण करके, अपने माता पिता को समर्पण करके, अपनी और हर सोसाइटी की अपनी चीज़ों को समझ के, सिर्फ डांस के लिए डांस नहीं करना है, अप्लॉस के लिए डांस नहीं करना है कि 4 तालियां मेरे लिए बज रही हैं, नहीं। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आर्टिस्ट के हाथ में इतना पावर है, क्योंकि उसको सब प्यार करते हैं, आर्टिस्ट की एक ड्यूटी बन जाती है। इवन इन वन ऑफ द इंटरव्यू माइकल जैक्सन ऑल्सो quoted that he said that कि आपकी तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने बहुत ही ट्रूथफुली और आपने बहुत ही एक अच्छे सिटीज़न की तरह, अच्छे इंसान की तरह आपने बिहेव करना है। नेचुरली कला तो आप जो कर रहे हैं उसमें आप इनपुट्स डालेंगे ही। तो मैं यही सब स्टूडेंट्स को और सब प्यारे प्यारे बच्चों को यही बोलूँगी कि मेहनत से नहीं डरना है, सच्चे बनना है और सबका प्यार लेना है, ऑलवेज बी इनोसेंट। ये भी आपने अंजुम भारती जी को सुना, जिन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि कला के साथ साथ आपने अपने अंदर भी निखार लाना है ताकि लोग आपको याद रखें, आपकी कला को याद रखें। और अंजुम जी, हम तो ये कहेंगे, हम लाइव डांस तो नहीं देख पाए, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि डांस भी जो है आप ही की तरह बहुत सुंदर होगा। और हमारी HD न्यूज़ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके जैसे भी इतने खूबसूरत जो है दिल वाले हैं। थैंक यू।